हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम टीजीटी कमीशन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम पिछले पेपर जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम उन्हीं को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात की दृष्टि से क्रम कौन सा है? तो देखिए, हमने पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं पिछली वीडियो में और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां। देखिए, बात करें अगर हम हिमाचल प्रदेश की, तो जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। 1.7% ये भारत के क्षेत्रफल का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 29 राज्यों में हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो 18वें स्थान पर इनका नंबर आता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की 68,56,509। ये जो है तो जनसंख्या है। और अगर हिमाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 123 जो है तो जनसंख्या घनत्व है। और भारत की 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात जो है तो 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो कितनी है? तो 974। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो 122। ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की, तो वो कौन कौन से हैं? वो आएंगे हमारे पास करसोग, सैराज, नाचन, सुंदरनगर, बल्ह, सरकाघाट, धर्मपुर, जोगिंद्रनगर, द्रंग, मंडी, सदर। ये जो है तो हिमाचल प्रदेश के कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। बात करें अगर मंडी की, तो मंडी हिमाचल प्रदेश का जिला है और इसे 1200 में किसके द्वारा बनवाया गया था? बाहुसेन के द्वारा स्थापित किया गया था। और 1526 में जो है तो अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। और मंडी जिला जो है तो ब्यास नदी के तट पर ये स्थापित है। और देखिए, मंडी के मंदिर कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो आता है यहाँ पर श्यामा काली तारना देवी का मंदिर, जो कि तारना पहाड़ी पर है और राजा श्याम सेन के द्वारा इसको बनवाया गया था। दूसरा आता है माधोराव मंदिर, फिर उसके बाद कामाक्षा, शिकारी देवी, फिर पराशर मंदिर, मगरू महादेव, पंचवक्त्र मंदिर। और फिर ये जो है तो यहाँ के मंदिर आते हैं। जो पंचवक्त्र मंदिर है इसके जो है तो 5 सिर हैं और 10 भुजाएं हैं और 14वीं सदी में इसको बनाया गया है। ये जो मंदिर है ये व्यास और सुकेती के संगम पर स्थित है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, झांझरधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, झांझरधार जो है तो बिलासपुर में है, लेकिन इसका सही आंसर आना था हमीरपुर। आप अपने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा कि झांझरधार कहाँ पर है। तो ये है हमीरपुर में। और जो बिलासपुर में कौन सी धारें हैं? तो बिलासपुर में है झंझियार। ये है बिलासपुर की धार, झांझियार और झंझियार। अगर हमीरपुर की बात की जाए तो ये जो है तो झांझरधार हमीरपुर में है। और पहाड़ी जो है तो झांझियार पहाड़ी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। झांझियार और झंझियार पहाड़ी बिलासपुर में है। एक आता है झांझर नृत्य, ये कहाँ पर है? तो झांझर नृत्य आएगा हमारा चंबा में। इस तरह के क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस वर्तमान जिले के सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं? तो सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक कौन से जिले के हैं? यशपाल। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये हमीरपुर जिले के जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका हमें
जन्म और मृत्यु का पता होना चाहिए, कहाँ पर इनका जन्म हुआ है, कब हुआ है। तो इनका जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1903 को हुआ है और कांगड़ा में हुआ है। लेकिन अब जो है तो पहले ये हमीरपुर इकट्ठा ही हुआ करता था, लेकिन अब हमीरपुर अलग राज्य है, इसलिए यहाँ पर हमीरपुर जो है तो नाम बताया जाता है। लेकिन पहले ये कांगड़ा का ही भाग हुआ करता था। तो 1903 में हुआ है और मृत्यु कब हुई है तो 1976 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनको सम्मान कौन सा मिला है तो देखिए 1970 में 1970 में इनको जो है तो साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर इनकी रचनाओं की, प्रमुख उपन्यासों की, तो एक तो आता है देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच और तेरी मेरी उसकी बात। ये जो है तो इनके उपन्यास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कहानी संग्रह कौन कौन से हैं तो एक तो आता है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकार। ये जो है तो इनके क्या हैं, कहानी संग्रह हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं और आपको भी अपना आंसर यहाँ पर लगाते चलना है। और कालेश्वर जो मेला है वो कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। कांगड़ा, पहले जो है तो इसको त्रिगर्त कहा जाता है था, कांगड़ा को त्रिगर्त इसको कहा जाता था। और त्रिगर्त के जो संस्थापक थे वो कौन थे तो सुशर्मा चंद थे। महमूद गजनवी ने 1009 में नगरकोट कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और उतवी गजनवी का जो निजी सहायक था उसने अपनी तारीखे यामिनी में नगरकोट को क्या नाम दिया है तो भीमनगर जो है तो उसने नाम दिया है। बात करें अगर हम यूरोपियन यात्रियों की, तो कौन कौन से यूरोपियन यात्री थे जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की। तो यूरोपियन यात्री कौन थे जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की, तो सबसे पहले तो आते हैं थॉमस कोरियट। उन्होंने की थी 1615 में यात्रा, कहाँ की तो कांगड़ा की। फिर आता है थिवनोट 1666 में। उसके बाद आता है फॉरेस्टर 1783 में। उसके बाद आता है मूरक्रॉफ्ट 1832 में। फिर उसके बाद विग्ने, तो विग्ने ने कब की है तो 1835 में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कामरू एक सुप्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कामरू सुप्रसिद्ध जो स्थल है वो कहाँ पर है तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला। आपको बताना है कि कामरू कहाँ पर है। कामरू जो है तो देखिए किन्नौर में है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करें अगर किन्नौर के महत्वपूर्ण स्थलों की, तो महत्वपूर्ण स्थल हैं कल्पा, रिकांगपिओ, सांगला, छितकुल, नागको, कोठी, किन्नौर, कैलाश। ये जो हैं तो इनके महत्वपूर्ण स्थल हैं किन्नौर के। बात करें अगर किन्नौर की 3 पर्वत श्रेणियों से, कौन से 3 पर्वत श्रेणियों से किन्नौर घिरा हुआ है तो एक तो आता है जास्कर आता है, हिमालय आता है, हिमालय भी किन्नौर से घिरा हुआ, किन्नौर हिमालय से घिरा हुआ है। और एक और पर्वत आता है धौलाधर। और देखिए जो शिला और लियो फार्गुल है, शिला और लियो फार्गुल, पारजिल, किन्नौर, ये सबसे ऊंची ये चोटियां हैं। और ये कहाँ पर हैं तो ये जास्कर श्रेणी में आती हैं। कौन कौन सी तो शिला, लियो फार्गुल और पारजिल, ये कौन सी श्रेणी में आती हैं तो जास्कर श्रेणी में आती हैं। महान हिमालय में जो है तो रॉल्डो, किन्नर, कैलाश आता है। देखिए बात करें अगर किन्नौर की घाटियों की, तो किन्नौर की घाटियाँ कौन कौन सी हैं तो एक तो आती है हमारे पास सतलुज घाटी, वो दूसरी आती है हांगरांग घाटी जिसको स्पीति घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और एक आती है सांगला जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बसपा घाटी का सबसे ऊंचा गांव है वो कौन सा है तो छितकुल। बसपा घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है तो छितकुल है। देखिए बात करें अगर विवाह की, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति के विवाह जो है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो विवाह कितने प्रकार के हैं यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले आता है जनेखांग और जनेटांग। ये जो विवाह होता है ये एक अरेंज मैरिज होती है। दूसरा आता है यहाँ पर लव मैरिज। तो लव मैरिज कौन सी होती है तो दम चलसिस और दम तगसिस और जूसिस, ये जो है तो विवाह का प्रकार है, इसको लव मैरिज में बताया गया है। एक और आता है दरोस, डबडब और न्यामास, ये जो है तो बलपूर्वक या बंधक बनाकर किए गए विवाह हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, पर्वती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। कौन सी तो पर्वती
किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं यमुना, सतलुज, ब्यास और चेनाब। तो इसका आंसर जो है तो क्या आएगा? पर्वतीय हिमाचल प्रदेश की किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, ब्यास। नेक्स्ट है, कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है? सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है शिल्ली। ये कहाँ पर है? तो देखिए, ये सोलन में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में जो है तो 33 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं आपको ध्यान रखना है, 33 वन्यजीव अभ्यारण्य है। और लाहौल स्पीति में किब्बर जो है तो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो किब्बर है। और कहाँ पर है? तो लाहौल स्पीति में है। और बात करें इसके कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो जो किब्बर है वो कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 1400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और शिल्ली कितने जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 2 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर आया है जैसे माजाथल, तो माजाथल कहाँ पर है? तो माजाथल भी देखिए सोलन में यह आता है। और यहाँ पर दिया है कालाटोप, तो कालाटोप कहाँ पर है? खजियार में है, चंबा में है। और कुगती आया है, तो कुगती कहाँ पर है? तो ये चंबा में है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का प्रथम पारंपरिक हेरिटेज शहर कौन सा है? तो प्रथम पारंपरिक जो हेरिटेज शहर है वो कौन सा है? तो मंडी यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, मंडी। प्रथम हेरिटेज गांव के बारे में आपको बताना है कि प्रथम हेरिटेज गांव जो है तो विलेज कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है कौन से जिले में? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से एलोरा ऑफ द हिमाचल कहा जाता है? कौन जो है तो लोकप्रिय रूप से एलोरा ऑफ द हिमाचल कहा जाता है? तो मसरूर के शैलकृत मंदिरों को। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पर मंदिरों के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आता है चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पर आता है, और ज्वालामुखी मंदिर, मसरूर मंदिर जिसको नगाड़ा शैली में बनाया गया है, ब्रिजेश्वरी मंदिर। जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है, महमूद गजनबी ने इस मंदिर को नष्ट करके वहाँ पर मस्जिद बना दी गई, मस्जिद जो है तो बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो प्रथम लोकसभा में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही आंसर आएगा आनंद चंद। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर राजसी राज्य की मूल राजधानी क्या थी? तो मूल राजधानी पूछी गई है तो ये थी नैना देवी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? भाखड़ा बांध का जो निर्माण है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1948 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिकृत जिला कौन सा है? सर्वाधिक औद्योगिकृत जिला कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा या फिर मंडी। तो इसका सही आंसर आएगा सोलन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी मुख्यतः किसमें निवेशित थी? तो ये हमारे पास हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए अब। तो उपनिवेश काल के दौरान जो था तो ब्रिटिश पूंजी मुख्यतः किसमें निवेशित थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में। देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान जो था तो ब्रिटिश पूंजी मुख्य रूप से कृषि में निवेश की गई थी, और इसका जो मेन कारण था वो था ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश बना रहे, जो उनके उद्यानों
जो उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करें और उनके उत्पादों के लिए बाजार के रूप में वहाँ पर काम करें। ये इनका मेन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किस नगर या शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गुंटूर। देखिए भारत के आंध्र प्रदेश में, भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें गुंटूर शहर में जो है तो इनके नाम का टावर बनाया गया है और इसको जिन्ना मीनार भी कहा जाता है। ये 1930 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1930 में इसको बनाया गया था और इसका इसका नाम जो है तो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया है। देखिए जिन्ना उसमें एक प्रमुख राजनीतिक नेता था। जिन्ना क्या था? एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता था। कालीकट है यहाँ पर। कालीकट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये एक बंदरगाह है और मसालों के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। कालीकट कथकली नृत्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पोंछना है ऐसा घोषित किया है? तो किसने ऐसा कहा है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, सरदार पटेल, बीजी तिलक, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये दी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू की 3 कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो हैं विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा, भारत की खोज। महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया गया है, तो महात्मा गांधी के जो रचनाएं हैं, जो उनकी बुक्स है, कौन कौन सी लिखी है? तो एक तो आता है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक आता है हिंद स्वराज और एक आता है मेरे सपनों का भारत। और यहाँ पर दिया गया है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो इनकी कौन सी जो बुक्स हैं वो लिखी गई हैं? तो द आर्कटिक होम इन द विलेज, और दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। और सरदार पटेल का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, तो इन्हें जो है तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है। और पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो पटेल को सरदार की उपाधि जो है तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। और एक और बुक आती है हमारे पास, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? तो 1916 में यंग इंडिया जो है तो लिखी गई है, युवा भारत। नेक्स्ट है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए कौन सा संग्रहित पद प्रयुक्त होता है? तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए कौन सा पद संग्रहित होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अंग। देखिए जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं, पुस्तकों के लिए आगम शब्द का प्रयोग भी किया गया है। आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम ग्रंथ जो है तो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं। इसको जैन साहित्य की 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आगम, एक तो आता है आगम और दूसरा आता है गैर विहित। जो आगम है इसमें जैन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, जैसे कि एक तो आता है 12 अंग, 12 उपांग, फिर उसके बाद आता है 10 प्रकीर्ण, उसके बाद आता है 6 जो छेद सूत्र हैं और 4 जो हैं तो मूल सूत्र हैं और अनुयोग सूत्र भी इसमें विभाजित हैं। और जो गैर विहित साहित्य है इसमें जैन धर्म से संबंधित अन्य ग्रंथ आते हैं, जैसे कि पुराण और श्रावकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन वेद त्रयी का भाग नहीं है? कौन जो है तो वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो वेद त्रयी में कौन कौन से आता है? एक तो ऋग्वेद आता है हमारे पास, एक तो आएगा यहाँ पर ऋग्वेद, दूसरा आएगा यजुर्वेद, तीसरा आएगा सामवेद। ये जो है तो वेद त्रयी के भाग हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी का भाग नहीं है। बात करें अगर हम यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद में जो है तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। और जो इसके पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, तो पढ़ने वाले ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। और इसमें मंडल दिए गए हैं, जैसे कि तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, यही इंपॉर्टेंट हैं। तो तीसरे मंडल में जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 7वें मंडल में क्या बताया गया है? तो 7वें मंडल में जो है तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है 9वां मंडल। तो 9वें मंडल में क्या बताया गया है? कि यहाँ पर देवता सोम का उल्लेख है।
10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जैसे क्षत्रिय, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरा आता है यजुर्वेद, तो इसमें क्या है, मंत्रों के बारे में बताया गया है। मंत्रों और बलि के जो नियम है, संकलन है, उनको यहाँ पर बताया गया है। इसमें इसके जो पाठ करते हैं उनको अधर्व्यु कहा जाता है। फिर आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ ही है गान। ये इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है इस वेद को, और इसके जो पाठ करता है उनको उदात्री कहा जाता है, उदात्री। और सूक्त कितने हैं, तो 1810 इसमें सूक्त हैं, किसमें, सामवेद में। लास्ट आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये, और कुल मंत्र जो है तो 731 हैं इसमें, और पद्य जो हैं तो 6000 हैं। अथर्ववेद में क्या बताया गया है कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी? जो रजिया सुल्तान है वो कौन से दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। और बात करें हाँ अगर हम गुलाम वंश की, तो देखिए ये गुलाम वंश से संबंधित थी, और 1236 से 1240 तक इसका टाइम पीरियड है, शासनकाल है। और ये एक कुशल प्रशासक सेनापति थी, लेकिन उसे अपने शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जो गुलाम वंश है उसको देखिए मामूलक वंश भी कहा जाता है। और इसके शासक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि संस्थापक हैं। आराम शाह आता है, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, बहराम शाह आता है, मसूद शाह आता है, फिर महमूद शाह आता है। पहले मसूद शाह आएगा, उसके बाद महमूद शाह आएगा, फिर बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है तो इसके अंतिम संस्थापक, अंतिम जो है तो शासक हैं किसके, गुलाम वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे जो है तो हमारे यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन आ गए पॉलिटी के, तो इनको हम कल जो है तो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करें, वीडियो कैसी लगी, और लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए।